कल हमने बाजार दर्शन नामक पाठ पढ़ा था। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। जो बाजार का जो जादू होता है उसके चढ़ने पर उतरने पर जो मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि चढ़ने पर, जब बाजार का जादू जब मनुष्य के ऊपर चढ़ता है तो वो चुंबक की भांति उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। जब उसकी जेबें खाली हों किंतु मन भरा होता है तो भी क्या होता है, वो बाजार की ओर चला जाता है और वो वहाँ जाकर के देखता है कि मैं ये सामान लूँ या वह भी लूँ। और वो ज़रूरी सामान के अलावा भी जो अनावश्यक अनेक जो वस्तुएं होती हैं जो आराम में सहायक होती हैं, उन वस्तुओं को भी क्या कर लेता है, वो खरीद लेता है। जब बाजार का जब जादू उतरता है तो मनुष्य पर उसका भी प्रभाव अलग प्रकार से पड़ता है कि जो अनेक वस्तुएं उसने बहुतायत में खरीदी, वो उसे बल्कि आराम नहीं देती हैं, बल्कि उसके जीवन में वो खलल डालती हैं। उसे लगता है कि अगर मैं इस वस्तु को नहीं लेता तो भी क्या कर रहा था, मैं मेरा वो कार्य है वो काम चल रहा था। हम बहुत सी वस्तुओं को जब अनावश्यक रूप से खरीद लेते हैं तो जब हमारा बाद में जो हमारा मन है वो किससे भर जाता है, वो गिलानी से ही भर जाता है। तो जब तो फिर जो बाजार का जादू चढ़ता है और उतरने पर जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। मैं अगर अपने अनुसार कहूँ तो जो भगत जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो आचरण है, वो समाज में शांति स्थापित करने में अत्यधिक ही मददगार हो सकता है। क्योंकि जब हम आवश्यकता के अनुरूप बाजार जाकर के जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो वही हमारे लिए कारगर होती है। जैसे कि वो भगत जी थे, वो प्रतिदिन 6 आने का चूरन बेचते हैं। वो मात्र और मात्र 6 आने का चूरन बेचने के उपरांत उनके पास जो भी चूरन बचता है वो उसे क्या करते हैं, वो उसे फ्री में ही बच्चों में बांट देते हैं। और फिर उस 6 आने को लेकर के वो बाजार जाते हैं। बाजार जाकर के उनके घर में जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसी वस्तु को खरीद करके ले जाते हैं। बाकी की वो किसी भी वस्तु की ओर देखते तक भी नहीं है। उनका एक कारण एक दूसरा भी है कि अगर हम इस प्रकार से अगर हम सामान खरीदेंगे तो जो महंगाई की जो समस्या है उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं तो उनके बाजार में उनकी क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ती है तो वो महंगाई बढ़ती है और जो महंगाई का जो प्रभाव है वो सभी लोगों पर पड़ता है। इसलिए जो भगत जी का जो व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार का है कि जितनी आवश्यकता है व्यक्ति को उतनी ही आवश्यक वस्तुएं खरीदनी चाहिए। इसमें अगला है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। जो अभी अभी मैंने बताया था वही वाली बात है कि बाजार का जो बाजारूपन है उसका तात्पर्य है कि बाजार जाकर के खरीदारी करना। क्या करना, बाजार जाकर के खरीदारी करना। और खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता है पर हमारा मन खाली होता है। ऐसे लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं कि हमारा मन खाली है। मन खाली का तात्पर्य कि हमारे मन में है ही नहीं है कि हमें वस्तु कौन सी खरीदनी है। जेब भरी हुई है, मन खाली करके हम बाजार चले गए, फिर क्या होता है कि जो भी हमें अच्छा लगता है हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदते चले जाते हैं, खरीदते चले जाते हैं, खरीदते चले जाते हैं। तो हम अनेक प्रकार की ऐसे अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। वही क्या कहलाता है, बाजारूपन कहलाता है। अब इसमें लिखा हुआ है किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। जो भगत जी जैसे व्यक्ति होते हैं वही बाजार के सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। और बाजार की सार्थकता भी इसी में है कि हम जितनी आवश्यकता हो हमें वही वस्तु हम खरीदें। बाकी का हम किसी से भी किसी भी प्रकार का तात्पर्य ना रखें। क्योंकि बाजार किसी से ये नहीं कहता है कि आओ मुझे लूटो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ।
अगला लिखा हुआ है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो बाजार होता है वो लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र को नहीं देखता है, बल्कि उसकी जो शक्ति है तो वो तो किस में है? क्रय में ही है, क्रय शक्ति कोई, क्योंकि जितनी व्यक्ति खरीदारी कर सकता है वो उतना ही बेहतर हो सकता है। बाजार तो इसी के लिए स्थापित किए गए हैं। पर जो एक सामाजिक समता है, जो सामाजिक समानता है, वो वहाँ पर नहीं रह पाती है, क्योंकि जो जिसकी जेब भरी हुई होती है वो अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेता है, और जो गरीब व्यक्ति है जब अनावश्यक वस्तुओं को खरीद रहा है, उसकी मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? उसकी महंगाई बढ़ रही है। फिर अन्य किसी व्यक्ति को जो कि उसकी जेब भरी हुई ना हो, उसके पास ज़्यादा धन ना हो, तो फिर क्या होगा? वो जब महंगाई बढ़ चुकी है तो फिर उस वस्तु को वह नहीं खरीद पाएगा। तो वहाँ पर क्या करता है, वो एक सामाजिक जो समानता है वो समाप्त हो जाती है। आगे लिखा हुआ है, आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। हम समाज में अनेक बातें ऐसी देखते हैं कि जब पैसा होता है वो शक्ति के रूप में परिचायक होता है, कि जो धनी वर्ग होते हैं उनके समाज में एक अलग ही महत्वता को प्रदर्शित किया जाता है। जो एक बड़े लोग होते हैं या जो धनी व्यक्ति होते हैं वो निम्न प्रवृत्ति के लोगों को अपने नीचे दबाने का प्रयास करते हैं। उनके समाज में किसी भी प्रकार की वो ऐसा समझ करके चलते हैं कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन इसमें जब खामे ऐसा भी लिखा हुआ है, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास धन तो कितना भी हो, लेकिन वो कभी भी हमारे काम नहीं आता है। जैसे कि किसी की मृत्यु होने पर हम किसी को मरने से पैसे के बल पर नहीं रोक सकते हैं, किसी भी बीमारी को आने से हम कभी भी नहीं रोक सकते हैं। हम पैसे से अपनी भूख को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। भूख हमारी अन्न खाने से ही होती है, ना कि पैसा खाने से। तो इस प्रकार के हम देख सकते हैं कि पैसे की शक्ति होती है वो कभी कभी काम में भी नहीं आती है।